Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you're new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. And the topic which we are going to discuss today is of class 7, electric current and its effect. इस चैप्टर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बेसिक चीजें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड हाउ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सो अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज. मींस कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो फ्लो करते हैं तो उनके फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो करता है. सो द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट. तो कॉन्टिन्यूअसली जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है किसी भी सर्किट में तो उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है. ठीक है. सो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है. ओके. सो ऑब्वियसली वो कहाँ होंगे? फिर नेगेटिव टर्मिनल पे होंगे बैटरी के. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव करते हैं और इसके कारण जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो फ्लो करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा. अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे फ्लो करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो लेट्स डिस्कस दैट. सो पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं. ठीक है. इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव करते हैं और जिसके कारण जो करंट है वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. अब इसको समझने के लिए हीट चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि जब आप अभी अपने सोफे पे बैठे हैं, ठीक है, आप अपना टेबल टच करते हैं या फिर आप सोफे के कांटेक्ट में हैं, ठीक है, या आपके रूम में कोई भी चीज रखी हुई है, जब आप उसको टच करते हैं तो ना आपको ठंडा फील होता है ना गर्म फील होता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि आप दोनों की बॉडी जो है वो सेम टेम्परेचर पे है. ठीक है. जब आप कोई भी जो यूटेंसिल है, ठीक है, जो जिसमें खाना कुक हो रहा है, अगर वो आपके स्टोव पे रखा है, गर्म है, जब आप उसको टच करते हैं तो आपको हीट फील होती है, आपको गर्म फील होता है. ठीक है. क्योंकि हीट जो है वो आपके बॉडी में एंटर कर रही होती है उस यूटेंसिल से. या फिर आप फ्रिज की बॉटल टच करते हैं तो आपको ठंडा फील होता है. क्यों? क्योंकि हीट आपके बॉडी से निकल के उस वाटर बॉटल में ट्रांसफर हो रही है. अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो भले वो हीट हो, भले वो वाटर हो, भले वो इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, उनको फ्लो करने के लिए वहां पर डिफरेंस चाहिए. जैसे हीट को फ्लो करने के लिए इट रिक्वायर्स द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज. जब तक दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तब तक हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो नहीं करेगी. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर इसको समझाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को आपको क्या करना है, दो वेसल्स लेने हैं, उसमें पानी फिल करना है. ठीक है. उसमें डिफरेंट लेवल तक का पानी फिल करना है और उनको कनेक्ट करना है थ्रू द पाइप. सो लेट मी शो यू. यहाँ पे आपने दो वेसल्स लिए. ठीक है. इसमें आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा पानी है, इसमें कम पानी है और इनको आपने पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो पानी का लेवल यहाँ पे ज्यादा है तो वाटर का कंसंट्रेशन इधर हाई है और यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन लो है. ठीक है. सो ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ वाटर यहाँ पर जो लिक्विड है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करना चाहिए? फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर. ठीक है. तो इसीलिए ज्यादा पानी होने के कारण यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर हाई है जिसके कारण वो मूव करेगा टुवर्ड्स द लो प्रेशर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो वाटर है वो इस वेसल से इस वेसल में कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक कि दोनों वेसल का जो लिक्विड है वो बिल्कुल बराबर लेवल पे नहीं आ जाता. जब दोनों वेसल का लिक्विड बराबर लेवल पे आ जाएगा तो उसके बाद जो लिक्विड है वो इस वेसल से इस वेसल में ट्रांसफर नहीं होगा. सो इसका मतलब हमने क्या देखा? वाटर के फ्लो के लिए देयर मस्ट बी द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ वाटर. ओके. अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करता रहे, ठीक है, एक वेसल से दूसरे वेसल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा.
इनटू द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ कम है, और अगर आप ये डिफरेंस मेंटेन करते हैं वाटर लेवल में, मतलब कि जो वाटर प्रेशर है दोनों वेसल्स में वो डिफरेंट रहेगा, तो उसके कारण जो लिक्विड है वो कॉन्टिन्यूअसली एक बीकर से दूसरे बीकर में ट्रांसफर होते रहेगा विद द हेल्प ऑफ द पाइप, ठीक है। सो इस ढंग से okay, so in order to make the water flow continuously you need to connect a water pump to the second vessel which constantly pumps the water to the first vessel. So what is done here, so यहाँ पर एक लेवल तक जो है वो वाटर फ्लो करेगा, और जैसे ही जो वाटर का लेवल है दोनों बीकर में सेम हो जाएगा तो उसके बाद वाटर फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, इस बीकर से इस बीकर में पानी फ्लो होता रहे, तो ये फर्स्ट बीकर है मेरा, ये सेकंड बीकर है। मैंने सेकंड बीकर से, आप देख सकते हो यहाँ से पाइप में यहाँ पे पंप कनेक्ट किया है। ये पंप क्या कर रहा है यहाँ पे, ये सेकंड बीकर से पानी लेके फर्स्ट बीकर में पोर कर रहा है, ठीक है। तो जब ये सेकंड बीकर से पानी लेके फर्स्ट बीकर में कॉन्स्टेंटली पोर करता रहेगा तो उससे क्या रहेगा कि ये जो डिफरेंस है इन द वाटर लेवल ऑफ द टू बीकर्स ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहेगा, ठीक है। और उसके कारण जो वाटर है वो कॉन्स्टेंटली आपके फर्स्ट बीकर से सेकंड बीकर में ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। सो इस ढंग से जो लेवल है और जो प्रेशर है वाटर का फर्स्ट वेसल में वो हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द सेकंड वेसल, और क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस है तो इसीलिए जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा, ओके। सो जो वाटर का फ्लो है वो कॉन्टिन्यूअस क्यों है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। और प्रेशर का डिफरेंस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर फिल्ड है इन द डिफरेंट बीकर, तो जिसमें ज्यादा वाटर है उसमें ज्यादा प्रेशर होगा, जिसमें कम वाटर है उसमें कम प्रेशर होगा, ओके। और लिक्विड हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ओके। So to make the electric current flow continuously, we need a device, ठीक है, हमें एक डिवाइस चाहिए जो कि कॉन्स्टेंटली पंप कर सके किसको, करंट को, ठीक उसी ढंग से जिस ढंग से वहां पे जो वाटर है वो पंप हो रहा था ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर, ओके। सो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वाटर के केस में हम वहां पे प्रेशर डिफरेंस बोल रहे थे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर के कारण जो प्रेशर था वो डिफरेंट था, एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर लिक्विड जो है वो एक बीकर से दूसरे बीकर में मूव कर रहा था। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उस डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अब जो करंट है, सपोज करो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव कर रहा है किसी भी वायर में, ठीक है। तो एक वायर है, लेट मी शो यू, ओके। सो सपोज करो दिस इज द वायर, ओके। सो यहाँ पर पॉइंट, अगर मैं ये ए ले रही हूं तो दिस इज द पॉइंट ए, तो यहाँ पे जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव कर रहा है किसी भी वायर में, ओके। सो वी कैन से दैट अगर करंट ए से बी में मूव कर रहा है तो इसका मतलब कि करंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूअसली फ्लो होता रहता है ना सर्किट में, तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक जो है वो हायर कंसेंट्रेशन पे होना चाहिए, एक जो है वो लोअर कंसेंट्रेशन, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन के बजाय हम क्या यूज करते हैं, पोटेंशियल, ओके। सो यहाँ पर क्योंकि ए से बी की तरफ मूव कर रहा है तो ऑब्वियस है ज्यादा से कम की तरफ ही कोई भी चीज मूव करेगी, तो अगर ए से बी की तरफ मूव कर रहा है करंट तो इसका मतलब ए जो है उसका हायर पोटेंशियल है और बी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है, इसीलिए जो करंट है वो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी जो करंट है वो मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि वहां पे जो हमने दो बीकर और पानी लिया था उसमें तो वो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने तो वहां पंप यूज किया, ठीक है, बट इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक दैट करंट फ्लो कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, तो करंट फ्लो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए भी पंप यूज करते हैं, तो नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये बल्ब है, वायर है और बैटरी है,
ठीक है। सो सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्रिएट करना रहता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम जो सब्सटेंस यूज करते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, दैट इज द बैटरी और सेल। ओके, सो जो इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेक करता है करंट टू मूव इन अ वायर बाय क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आपने देखा होगा किसी भी सर्किट में जब तक बैटरी नहीं लगाते आप, करंट फ्लो नहीं होता है। आप वायर कनेक्ट कर लो, आप बल्ब कनेक्ट कर लो, आप स्विच कनेक्ट कर लो और बैटरी मत कनेक्ट करो, तो आपका बल्ब ग्लो होगा नहीं। बल्ब क्यों नहीं ग्लो हो रहा? क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा? क्योंकि वहां पर अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए, मतलब एक के पोटेंशियल को ज्यादा करने के लिए और एक के पोटेंशियल को कम करने के लिए, जिससे कि करंट फ्लो हो सके, हम वहां पे सेल और बैटरी यूज करते हैं। ठीक है, सो जो सेल होता है उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे है, सो जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो करेगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, मींस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। Okay, so when these terminals are connected by a metal wire, so the current flows from positive to the negative terminal in the wire. Okay, so अभी मैंने आपको बताया था ना कि जनरली जब बैटरी कनेक्ट करते हो तो ये जो ड्राई सेल होता है ना, इसमें क्या किया जाता है ड्राई सेल में कि यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहां पे जो कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे सिर्फ प्रोटॉन्स हैं। सो अब डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में देखोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत कम है। तो जैसे ही आप ड्राई सेल को कनेक्ट करते हो विद द सर्किट, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू होता है। तो ज्यादा कहां पे हैं इलेक्ट्रॉन्स? नेगेटिव टर्मिनल पे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, सो यहां पर जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो ज्यादा पोटेंशियल पे आ जाता है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लेस पोटेंशियल पे आ जाता है। ठीक है, तो इसके कारण जो करंट है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सो ऑल ऑफ यू नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट हैज द एनर्जी कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम अपने घर में लाइट जला सकते हैं। ठीक है, जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है जिसके कारण लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। फिर फैन चलते हैं। ठीक है, हम अपने घर में इजीली खाना पका सकते हैं बाय यूजिंग द इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकर्स। ओके, वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, आपने इलेक्ट्रिक हीटर्स देखे होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं। अब नाउ ये सारे अप्लायंसेस कैसे यूज होते हैं? इवन इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है और उसकी मदद से हम बहुत सारे अपने डेली वर्क कर पाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो विदाउट लाइट वी कांट इमेजिन अवर लाइफ आल्सो। Okay, so the first we are going to discuss is the heating and the lightning effect. Okay, so जब भी electric current flow होता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, so some of it get converted into the heat energy. ठीक है, so मैंने आपको पहले भी बताया है एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने ये पढ़ा है कि जो एनर्जी है वो ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है मींस देयर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जब भी आप बल्ब ग्लो करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आप जाके वो वीडियो चेक करिएगा, इसका अर्लियर वीडियो, कि बल्ब कैसे ग्लो करता है, क्योंकि बल्ब में एक फिलामेंट होता है। ठीक है, सो वहां पे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बेसिकली
उसके कारण, ठीक है, वो जो फिलामेंट है वो हीटअप होता है, ठीक है, हीटअप होता है तो वो ग्लो करता है, तो उसके कारण लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो हीटअप हो रहा है, इसका मतलब इट इज, वो हीटअप हो रहा है इसका मतलब कि वहां पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब वो ग्लो करता है तो लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एंड द लाइट एनर्जी। ओके, सो इसीलिए जब आप किसी भी बल्ब को, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक जला के रखते हैं जिसमें फिलामेंट होता है, ठीक है, सो आप ये नोटिस करेंगे कि बल्ब को थोड़ी देर जलाने के बाद वो बल्ब जो है वो अपने आप ही हीटअप हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे आप उसको कोई हीट तो प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वहां पे वो हीटअप कैसे हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू द हीट एनर्जी। ओके, सो ये जो कन्वर्जन होता है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी, इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, so the greater the resistance offered by the wire to the flow of current, greater would be the heat generated. Now yahan par greater the resistance, so what is this resistance, okay, which is offered by the wire? Let me explain you first. So resistance क्या होता है? Basically resistance जो होता है वो measure होता है of the opposition to the current flow in an electric circuit. मतलब कि कोई वायर जो है उसमें जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना डिफिकल्ट होगा उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, ठीक है। सो इट इज द अपोजिशन टू द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है, ठीक है। तो किसी भी वायर में जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, मतलब वो जितना ज्यादा स्टॉप करेगा इन ऑर्डर टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, उसमें उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होगी, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो आपने ये देखा होगा कि जब आप बहुत फास्ट स्पीड में अपनी गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, हाईवे पे या कहीं पर, तो आपके जो टायर्स है ना वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। तो वहां पे जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, तो आप देखना, क्योंकि जितना ज्यादा वो रगड़ खाते हैं आपके रोड के संग, तो इसका मतलब उतना ज्यादा रेसिस्टेंस हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो उसके कारण वहां पे आपका टायर जो है वो हीटअप हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होता है वायर में, ठीक है, मतलब वो जितना ज्यादा अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, ओके, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उतना ही ज्यादा वहां पे हीट जनरेट होगा। सो इसीलिए जो कॉपर वायर्स होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत लिटिल रेसिस्टेंस होता है, मतलब कि वो बहुत, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण वो बहुत ज्यादा रेसिस्ट नहीं करते हैं। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकना, ठीक है। तो ग्रेटर द रेसिस्टेंस मतलब जितना ज्यादा वो रोकेंगे, किसको रोक रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से, ठीक है। क्योंकि जो वायर है उसका क्या काम है? वो एक वायर जो होता है वो कंडक्टर होता है, वो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए थ्रू इट। ओके, सो वायर में अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है, मतलब वायर जो है वो रेसिस्ट कर रहा है टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को अगर अपने थ्रू फ्लो नहीं होने दे रहा, तो जितना ज्यादा वो रेसिस्ट करेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो क्योंकि कॉपर जो होता है वो बहुत गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो इजिली अलाउ कर देता है इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। वहां पे बहुत कम रेसिस्टेंस होता है, वेरी लिटिल रेसिस्टेंस, सो इसीलिए वो बहुत ज्यादा हीटअप नहीं होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कॉपर वायर्स को यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट्स एट योर होम। सेकेंडली, अगर हम नाइक्रोम और टंगस्टन की बात करें, तो जो टंगस्टन होता है दैट इज बेसिकली यूज्ड एज अ फिलामेंट इन योर बल्ब्स, ठीक है। ये ऑफर करते हैं बहुत ही हाई रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, मतलब जितना ज्यादा वो रोकेंगे इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू द टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है, सो उतना ज्यादा वो हीटअप होंगे। तो इसीलिए जो टंगस्टन एज अ फिलामेंट यूज होता है इन द बल्ब, वो जनरली जल्दी ही हीटअप हो जाता है, ठीक है, विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके कारण वहां पे वो जो बल्ब है वो आपका गर्म हो जाता है, और उसके फिलामेंट के ग्लो होने के कारण वहां पे लाइट प्रोड्यूस होती है।
Okay, so beside the material, the amount of heat generated in the wire also depend upon the length and thickness of the wire. Okay, so ये जो amount of heat है, अगर इसको बहुत ही simple language में समझो तो ये heat क्यों generate हो रही है? ये heat इसीलिए generate हो रही है क्योंकि resist किया जा रहा है electric current को to flow through it, है ना? तो जितना ज्यादा resistance होगा किसी भी wire में, उतना ज्यादा heat produce होगा. ठीक है, सो पहली चीज तो वायर जो है वो किस मटेरियल का बना है उस पे डिपेंड करेगा कि रेसिस्टेंस कितना ज्यादा होगा. तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, कॉपर वायर में कम रेसिस्टेंस है तो उसमें कम हीट प्रोड्यूस होती है, और जो नाइक्रोम और टंगस्टन वायर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है. ओके, सो उसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. सो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है वो केवल इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि वो किस मटेरियल से बना है वायर, वो इस चीज पे भी डिपेंड करेगी कि लेंथ और थिकनेस कैसी है वायर की. ओके, सो नेक्स्ट अगर बात करें तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज होता है आपके घर में. ठीक है, इवन इंडस्ट्रीज में, लाइक रूम हीटर्स हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स हैं जिनमें आप पानी गर्म करते हैं, गीजर्स हैं, टोस्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक आयरन्स हैं, मतलब मैक्सिमम चीजें जो हम यहाँ आज यूज कर रहे हैं दे ऑल रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो ये सारी चीजें जो हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इट ऑल्सो शोज द लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. सो यहाँ पर अगर आप रूम हीटर की बात करो, इलेक्ट्रिक केटल की बात करो, गीजर की बात करो, तो यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब गर्म करते हैं ना. रूम हीटर आपके रूम को गर्म कर रहा है, मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है वहां पे. तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू द हीट एनर्जी. और हीट कब प्रोड्यूस होती है वहां पे? फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होता है ऑफर्ड बाय द वायर, उतना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, सो इन सब की, ये जितने भी आपके यहाँ पे अप्लायंसेस लिखे हुए हैं, इन सब में आप यू कैन सी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. क्यों? क्योंकि ये सब हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करते हैं ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. जो लाइट बल्ब होता है वहां पे आप लाइटनिंग इफेक्ट भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का. ओके, now we are going to discuss about the electric fuse. Okay, so the electric fuse is based on the heating effect of the current. Okay, अब जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ये जो फ्यूज यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये सबके घर में लगा होता है. ठीक है, और why it is used, तो फ्यूज का जो पर्पस है, वहां पे जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट शॉर्ट सर्किट, वहां पे फ्यूज, शॉर्ट सर्किट के कारण अगर घर में आग लग जाती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्यूज यूज किया जाता है. ओके, सो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट इज आल्सो यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिक फ्यूज. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज भी किस पे काम करता है? ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. बट यहाँ पे ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि प्रिवेंट करता है डैमेज टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट if very high current suddenly pass through it. तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू बहुत हाई वोल्टेज का करंट पास होगा, सो पहले तो ये हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास कब होता है? तो ये तब पास होता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स जो होते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि आपके घर में जब आप स्विच बोर्ड ओपन करते होंगे या फिर जो इलेक्ट्रीशियन है वो ओपन करते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें डिफरेंट कलर के वायर्स होते हैं. ठीक है, सो पॉजिटिव वायर का मतलब होता है वो वायर जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज अ लाइव वायर. और नेगेटिव वायर का होता है मतलब न्यूट्रल वायर. ओके, सो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जो होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, घरों में या कहीं पर भी, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है. और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है उसके कारण बहुत ज्यादा हैवी करंट फ्लो होता है वायर्स के थ्रू, और जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा वो उतना ज्यादा हीटअप हो जाएंगे. ओके, तो जितना ज्यादा वो हीटअप होंगे, ओवर हीट हो जाएंगे, तो ओवर हीट होने के कारण वहां पे क्या होगा? आग लग जाएगी. ठीक है, और इसके कारण जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं घर में, उसके कारण घरों में आग लग जाती है ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट. अब यहाँ पे जो फ्यूज है वो क्या काम करता है? तो जो फ्यूज का वायर होता है बेसिकली वो एक एलॉय से बना है. व्हाट इज एलॉय? जैसे आप सॉल्यूशन बनाते हो ना घर में, तो सॉल्यूशन में आप क्या करते हो? पानी लिया, चीनी मिला,
चीनी लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलॉय होता है वो भी एक सॉल्यूशन है, बट यहाँ पर दो सॉलिड्स होते हैं, दो मेटल्स होते हैं, जब उनको मिक्स करते हैं तो एलॉय बनता है, ठीक है। जैसे जो आप घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज करते हैं वो भी एक एलॉय है। सो यहाँ पर जो फ्यूज वायर है वो एलॉय से बनता है और उसका बहुत मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो अपने आप ही पिघल जाएगा, ठीक है। सो जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द हाई करंट, क्योंकि जब हाई वोल्टेज का करंट फ्लो होता है थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट तो उसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वायर ओवर हीट हो जाते हैं। तो जैसे ही वो ओवर हीट होंगे तो क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है फ्यूज का, तो वो जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही वो मेल्ट होगी फ्यूज वायर तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और सर्किट ब्रेक होने के कारण जो करंट है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और आगे डैमेज नहीं होगा, ओके। सो इस ढंग से जो फ्यूज वायर है वो प्रिवेंट करता है डैमेज टू द सडन हैवी करंट्स, ठीक है। तो यहां पर बस एक चीज याद रखना आप कि ये जो हैवी करंट है ये कब ऐसा हैवी करंट फ्लो होता है आपके घरों में, ये तब होगा जब दो वायर्स, ठीक है, जो आपके घरों में पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स होती हैं वो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो जो करंट है वो बहुत ज्यादा फ्लो होता है। बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने से जो वायर्स हैं वो ओवर हीट हो जाती हैं और ओवर हीट होने के कारण उनमें आग भी लग सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फ्यूज है वो यूज किया जाता है। फ्यूज में जो वायर यूज किया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो जैसे ही वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा वो ओवर हीट होंगे, सो ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के कारण सर्किट ब्रेक हो जाता है और फिर उसके कारण जो हाई वोल्टेज का करंट है वो आपके बाकी घर में बाकी सर्किट्स में फ्लो नहीं करता, तो जिसके कारण कि आग नहीं लगेगी और आपके घरों में जो अप्लायंसेस हैं वो डैमेज नहीं होंगे, ओके। क्योंकि अप्लायंसेस में भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है जब बहुत ही हैवी करंट फ्लो होगा तो, ठीक है। सो हर सर्किट जो होता है घर में उसमें फ्यूज जरूर होना चाहिए। वो कुछ कॉमन टाइप्स के फ्यूज होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। सो एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, ओके। ये एमसीबी बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने जरूर सुना होगा। ये कॉमनली यूज होता है इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू द फ्यूज, ठीक है। सो एमसीबी जो होता है या तो वो फ्यूज के बदले यूज कर सकते हैं या फिर फ्यूज के साथ भी एमसीबी यूज हो सकता है। सो एमसीबी क्या होता है, ये एक स्विच होता है जो कि अपने आप ही स्टॉप कर देता है करंट को इन द सर्किट if the current in it exceeds the specified maximum limit, okay। so आपने कितनी बार ऐसा देखा होगा कि एकदम से गर्मियों के टाइम में, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब एसी चलाते हैं आप तो एकदम से बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो कितनी बार क्या होता है आपका एमसीबी डाउन हो जाता है। तो एमसीबी डाउन क्यों हो गया वहां पे, क्योंकि जो एमसीबी है वो क्या कर रहा है, वो स्टॉप कर रहा है करंट को फ्लो करने के लिए इन द सर्किट, एक्सीड करने के लिए, बेसिकली वो स्टॉप कर रहा है एक्सेस करंट को फ्लो करने के लिए इन द सर्किट, जिससे कि आपका जो एसी है उसका जो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो जो एसी है उसके जो वायर हैं वो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वो मेल्ट हो सकता है, आपका एसी खराब हो सकता है। तो एमसीबी अपने आप ही डाउन हो जाता है जब बहुत ही करंट जो है वो हाई वोल्टेज का करंट फ्लो होता है थ्रू द सर्किट,